हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इसकी कुछ थ्योरी को हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये है आसान भी, आप आसान तरीके से इसको सीख सकते हैं और जो है क्वेश्चन कर सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। चलिए, तो आज जो है हम लोग सारणिक के बारे में समझते हैं और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। ये जो है 2020 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें जो कथन है, जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो इस तरीके से दिए हुए हैं। सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से हमें कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले हम जो है सारणिक के बारे में आपको बताते हैं कि सारणिक क्या होता है। जैसे कोई हमारा वर्ग आव्यूह हो, वर्ग आव्यूह हो, वर्ग आव्यूह, जैसे आप समझिए 2x2 की वर्ग आव्यूह है। तो मान लीजिए कि A है ये, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी Aij 2x2। तो ये इस रूप में मिलेगा A11 A12 A21 और A22। इसके रिस्पेक्ट में कोई भी ये वर्ग आव्यूह है, इसके रिस्पेक्ट में एक संख्या आती है जिसको हम लोग संख्या से संबद्ध होता है ये वर्ग आव्यूह, जिसको हम लोग सारणिक बोलते हैं। उस आव्यूह के रिस्पेक्ट में जो संख्याएं होती है, संबंध होती है, उसको हम लोग एक संख्या, एक सारणिक कहते हैं। इसका मतलब सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। ये ऑप्शन में जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन होगा कि क्या सर, मान लीजिए कि आपका दूसरा एक वर्ग आव्यूह नहीं है, तो क्या इसका हमारा सारणिक होगा A11 A12 A13 और A21 A22 और A23। चूंकि यह 2x3 का मैट्रिक्स है, यह 2x3 का मैट्रिक्स है, यह वर्ग आव्यूह नहीं है। तो जब वर्ग आव्यूह नहीं है तो इसका सारणिक भी हमें नहीं प्राप्त होगा। तो हमेशा सदैव जो है सारणिक जो है हमारा किसी एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सारणिक। तो ये वर्ग आव्यूह, मान लीजिए कि हमारा 2x2 है, तो ये 2x2 की जो मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, इससे संबंध जो सारणिक होगा, इससे संबंध जो संख्या होगी, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सारणिक कह रहे हैं, इस सारणी को डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस रूप से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं। जो मैट्रिक्स का ये वाला चिन्ह है वो आपका इस तरीके से सीधे, जिसको मॉडुलस टाइप में कह सकते हैं, तो उस रूप में आप A12 A21 और आप A22 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसका मान कैसे निकलता है, तो इसका मान निकलता है इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करके इसमें से इसको घटा देना है। मतलब A11 इंटू A22 और माइनस A21 इंटू A12। तो ये 2x2 की जो मैट्रिक्स होगी उससे संबंध सारणिक निकालने की विधि हो गई। अब जो है मान लीजिए कि ये हमारा 3x3 की जो मैट्रिक्स है उसके लिए क्या होगा। तो मान लीजिए कि 3x3 जो है हमारा वर्ग आव्यूह इस रूप में है A इक्वल टू A11 Aij के फॉर्म में लिखते हैं Aij, और 3x3 की जो मैट्रिक्स है उससे संबद्ध जो सारणिक है उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हमारा 3x3 की मैट्रिक्स है। तो अब जो ये मैट्रिक्स है तो इससे संबंध हमारा जो सारणिक होगा, आव्यूह A का सारणिक क्या होगा, आव्यूह A का सारणिक डिटर्मिनेंट
ये कैसे निकलेगा इसको देखिए। तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे और यह जो रूप है कन्वर्ट हो जाएगा इस रूप में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको चूंकि ये इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे, इससे संबंध संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए तो किसी भी, ये इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R1, ये है आपका पंक्ति जो है R1 है, ये आपका पंक्ति जो है R2 है और ये आपका जो पंक्ति है क्या है R3 है। ऐसे ही ये आपका मिल जाएगा C1 C2 और ये C3। किसी के भी एलोंग हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स के संबद्ध एक डिटर्मिनेंट है, तो इसको हम लोग R1 के रिस्पेक्ट हम इसका प्रसार करके आपको दिखाते हैं। बाकी आप लोग पढ़े होंगे, तो ये आपने अगर नोट कर लिया है तो मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए इसके संबंध जो है हम लोग सारणी ज्ञात करते हैं, तो इक्वल टू R1 के एलोंग प्रसार के सापेक्ष प्रसार हम कर रहे हैं, सापेक्ष प्रसार, इस सारणी का हम लोग प्रसार कर रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले इस R1 का पहला एलिमेंट लेंगे और पहले एलिमेंट जब ले रहे हैं तो इसके पंक्ति एवं स्तंभ को बंद करके 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट मिलेगा। देखिए A11 और डिटर्मिनेंट जब इसको और इसको बंद करेंगे तो A22 A23 A22 A23 A32 और A33 मिलेगा, A32 और A33। और फिर जब ये वाला स्थान पर आएगा, जब हम इस एलिमेंट को लेंगे तो इसका जो सुफिक्स है 1 और 3 है, 1 और 2 है, तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा विषम मिल रहा है 3। तो इसके लिए अगर यह विषम मिल रहा है तो इसके आगे माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो ये आपका मिल जाएगा A12। अब A12 के रिस्पेक्ट में इसके पंक्ति को बंद करिए और इसके स्तंभ को बंद करिए, तो हमारा A21 A23 मिलेगा, A21 A23। और दूसरे वाले में A31 A33 मिलेगा, A31 A33। अब देखिए प्लस हमें कौन सा एलिमेंट लेना है, A13। इन दोनों को जोड़े हैं तो क्या मिला है, सम। 3 और 1 कितना मिल गया, 4। तो सम मिल गया तो इसके आगे प्लस लगाएंगे, तो A13। अब इसके रिस्पेक्ट में उप सारणिक जिसको हम लोग बोलते हैं, अब इसके रिस्पेक्ट में इसके पंक्ति को बंद करिए और इसके स्तंभ को बंद करिए। तो जब हम इसके पंक्ति को क्लोज करते हैं और इसके स्तंभ को क्लोज करते हैं तो A21 A22 मिल रहा है, A21 A22 A31 A32 मिल रहा है, मिलेगा। अब तो आपका इजीली हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ में सॉल्व कर सकते हैं। A11 और इसका मिल जाएगा इसमें से इससे गुणा, फिर इसमें से इससे गुणा करके माइनस कर दीजिए। सिमिलरली आपका माइनस A12 मिलेगा, इसमें इससे गुणा करिए, इसमें इससे गुणा करके घटा दीजिए। सिमिलरली A13 और A21 इसका इसमें गुणा कर दीजिए, A32 और माइनस इसका इसमें गुणा कर दीजिए, A31 इंटू A322। इस तरीके से आप 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे R1 के अलोंग इसका प्रसार किया, तो क्या हम R2 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं? तो जी हम इसको R2 के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो आप पहले एलिमेंट लेंगे A21, चूंकि इन दोनों को जोड़ने पर विषम आ रहा है तो उसके आगे माइनस लगा दिया जाएगा। और फिर अगला एलिमेंट A22 मिलेगा तो इसके आगे प्लस लगाएंगे और इसके आगे माइनस लगा देंगे। फिर क्या हम R3 के अलोंग इसका प्रसार कर सकते हैं? तो जी कर सकते हैं। तो उसके लिए एलिमेंट हम A23, A32 और A33 ले लेंगे और प्लस माइनस का निर्धारण इसके सुफिक्स जोड़ने से मिलेगा। अगर जोड़ने पे सम आ रहा है तो प्लस लगा देंगे और विषम रहेगा तो क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ सारणिक एक ऐसा संख्या है जो एक वर्ग आयु से संबंध रखता होगा। तो ये जो ऑप्शन है आपका सी नंबर
करेक्ट आंसर है। तो आप जो है इसको बहुत बढ़िया से समझ चुके होंगे कि कैसे आपको सारणिक को निकालना है। आगे बढ़िए। चलिए, तो अब यहाँ दो एक एग्जाम्पल दे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में। तो यह 2024 में ऑप्शनल क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हमारा सारणिक दिया है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए, जैसे ये हमारा 2 है, 4 है, -5 और -1। हमने अभी बताया कि कैसे आप 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका इसमें गुणा कीजिए, तो 2 इंटू -1, फिर माइनस का चिन्ह, फिर इसका इसमें गुणा करिए, तो -5 इंटू 4। तो यहां से देखिए ये आपका मिल जाएगा -2 -20। दोनों को जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 20 में से हमें -2 करना है, मतलब 20 में से 2 घटाना है। तो ये आपका कितना मिल जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है 18, वो आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। चलिए, तो ऐसे 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट होगा तो उसको निकाल लेंगे। मान लीजिए हम अपने तरफ से आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप स्वयं से इसको कर लीजिए। यदि हमारा इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए, डिटर्मिनेंट में दे रहा हूं 2 4 3 6 9 0 1 2 0। अब बताइए इसको हम लोग आप सॉल्व करके बताइए कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। और आप जो है स्वयं से करिए, फिर मैं इसको बताता हूं कि आप किस के अलोंग करेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए, आप जो है R1 के अलोंग आप प्रसार किए होंगे तो आपका जो है प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, लेकिन हम क्या R2 के रिस्पेक्ट में भी तो कर ही सकते हैं, R3 के रिस्पेक्ट में भी तो कर ही सकते हैं, C1 के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। कोई बच्चा C2 के रिस्पेक्ट में करेगा, कोई बच्चा C3 के रिस्पेक्ट में करेगा। तो इसमें से हम जो सबसे आसान वाला मान रहे हैं वो C3 के अलोंग मान रहे हैं, क्योंकि C3 के अलोंग जो एलिमेंट्स हैं वो 2 एलिमेंट तो आपके 0 0 मिल जा रहे हैं। अब 0 0 मिल जा रहा है तो उसका जो प्रोडक्ट वाला टर्म मिलेगा, ये वाला जो टर्म मिलेगा, ये प्रोडक्ट वाला टर्म वो आपका 0 मिल जाएगा, ये वाला और ये वाला इस टाइप में जो मिलेगा जो भी, तो 2 टर्म तो 0 मिल जाएगा। केवल हमें इसके अलोंग अगर हम लोग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि मैं डिटर्मिनेंट का प्रसार उसी के अलोंग करना है, उसी पंक्ति या स्तंभ के रिस्पेक्ट में करना है जिस पंक्ति में शून्यों की संख्या या जिस स्तंभ में शून्यों की संख्या क्या हो, अधिक हो, उसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, जो उसके अलोंग इसका प्रसार करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एक डिटर्मिनेंट दे दिया है, इसकी वैल्यू 0 है। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है। 2015, 16, 20, 22 और फिर 23, इधर लगातार 3 साल दिया है, 20, 22 लगभग लगातार एक ईयर के बाद दे ही दिया है ये क्वेश्चन। तो अब जो है इस तरीके से प्रॉपर्टी वाला जो क्वेश्चंस है वो तो हमारे सिलेबस में थोड़ा सा ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा ये दिया है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे आप जो है प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आप जानते होंगे कि अगर हमें प्रॉपर्टी के रूप में अगर हम बताना चाहें तो इस रूप में आप समझ सकते हैं कि कोई भी डिटर्मिनेंट अगर मान लीजिए इस रूप में है A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33, हम लोग किन्हीं 2 पंक्तियों को घटाए तो उस पे कोई डिटर्मिनेंट पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग R1 को इस तरीके से करें, R1 माइनस R2 करें, चाहे R2 को हम लोग R2 माइनस R3 कर दें, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा डिटर्मिनेंट पर। ठीक है, तो आप जो है इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। या फिर ऐसा भी होता है कि R1 को इस रूप में कन्वर्ट करना है कि R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों पंक्तियों को जोड़ दें या किन्हीं 2 पंक्तियों को जोड़ दिया जाए, तो इससे हमें डिटर्मिनेंट पर कोई वैल्यू
पर अंतर नहीं पड़ता है। अंतर तब पड़ता है जब हम इसके रो को, पंक्ति को बदलते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं, तो वो चिन्ह के रूप में आपका अंतर पड़ जाता है। ठीक है, बाकी आपका अंतर कोई नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए, जिस तरीके से आपका मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है लगभग उसी तरीके से है, बस इसमें यह है कि अगर रो और पंक्ति इंटरचेंज होता है तो आपका जो है माइनस चिन्ह बदल जाता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो इसको जो है आप देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा डिटर्मिनेंट दिया है 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये आपका 19, 20 और 21। इसकी जो वैल्यू है हमें 0 सिद्ध करना है। तो देखिए हम अगर ऐसा करें कि R2 को R2 माइनस R1 कर दें और R3 को R3 माइनस R2 कर दें, तो यहां देखिए ये तो आपका 13 नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। R2 को R2 माइनस, हाँ ठीक है, ये आपका 13, 14 और ये आपका क्या मिल रहा है 15 मिल रहा है। ये पहला पंक्ति हो गया। R2 में से जो है हमें R1 को घटाना है, तो 16 में से आपका क्या घटेगा 13, तो ये कितना बच जाएगा 3। 17 में से 14 घटेगा तो ये भी क्या बन जाएगा 3। 18 में से 15 घटेगा तो ये भी क्या मिल जाएगा 3। दूसरा पंक्ति काम हो गया। तीसरा पंक्ति पे आइए। तीसरा पंक्ति पे ये कह रहा है कि तीसरे पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटाइए, तो तीसरे पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटाया जाए तो 16 में से 19 में से 16 घटेगा तो ये भी कितना मिल जाएगा 3। 20 में से 17 घटाया जाए तो वो भी क्या मिल जाएगा 3। 21 में से 18 घटाया जाए तो वो भी क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके जो है दूसरे पंक्ति और तीसरा पंक्ति दोनों में आप जो है 3 3 3 प्राप्त कर रहे हैं, तो आप एक पंक्ति से 3 उठा लीजिए, निकाल लीजिए और दूसरे पंक्ति से 3 निकाल लीजिए, मतलब कॉमन आप निकाल सकते हैं किसी पंक्ति से या स्तंभ से। तो इसको 3 गुणे 3 के रूप में निकाल लीजिए, तो आपका ये मिल जाएगा 13, 14, 15, 1 1 1 1 1 1 1। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई जो इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों, किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों के सारे एलिमेंट एक जैसे हों, मतलब एक बराबर हों, ठीक है, तो उसे हम तब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। यानी चूंकि R1 R2 और बराबर R3 है, समान है, सारे एलिमेंट एक दूसरे के, ये और ये R2 और R3 क्या है समान है, तो अगर आइडेंटिकल रो मिल रहा है या आइडेंटिकल कॉलम्स मिल रहे हैं तो उस हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है 0। तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं, इस जो कि आपका RHS है, तो RHS आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन देखिए 15, 16, 20, 22, 23 में आया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि सेम आ जाए, बस अंक डिजिट जो है क्या कर देगा बदल देगा। यहाँ 13 की जगह आपका शुरुआत कर देगा 6 और यहाँ 9 हो जाएगा और फिर यहाँ 12 हो जाएगा, इस रूप में कन्वर्ट कर देगा। बाकी जो थ्योरी होगी वही होगी कि आपको जो है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी का प्रॉपर्टी का ही ये है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा ये जो है आपके 0 मिल रहे हैं, जहां ओमेगा का एक घनमूल है। ओमेगा क्या है हमारा एक घनमूल है। घनमूल का मतलब होता है कि आपका जो है इकाई का घनमूल है, तो इकाई का घनमूल है मतलब ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है और यहाँ पे 2016 के बाद 2018 और 2024 और इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपका जो है किया गया है। तो अब देखिए आप जो है इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा। देखिए जैसे हमारा डिटर्मिनेंट दिया है, गिवन है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे आप, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, चूंकि
दिया है कि ओमेगा इकाई का घनमूल है। इकाई का घनमूल है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसको ओमेगा क्यू करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा जो है 1 का 1/3 है, घनमूल है। ठीक है, इस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, चूंकि हमारा इस रूप में अगर है तो ये आपका मिल जाता है ओमेगा क्यू बराबर 1, तो यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा या ओमेगा क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा माइनस 1 और इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, देखिए नाउ डिटर्मिनेंट की जो है, नाउ अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ये आपका मिल जाएगा ओमेगा। ठीक है, अब यहां से आप करिए एक काम, C1 C2 C3 तीनों को आप जो है क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। देखिए C1 को इस तरीके से जोड़िए, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस रूप में अगर जोड़ेंगे तो आपका मिल जाएगा C1 में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से देखिए ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, ये आपका ओमेगा स्क्वायर 1, ये आपका मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर वही 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, और ये आपका मिल जाएगा 1 और ओमेगा। ठीक है, अब जो है अगले स्टेप में देखिए, हाँ आगे देखिए, अब जो है यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी 0 आएगी या ओमेगा माइनस 1 बराबर 0 आएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो आप जो है 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा इस पूरे के स्थान पर हम लोग जो है 0 रख सकते हैं, तो 0 ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी आपका 0 वैल्यू आ जाएगा, 0 ओमेगा स्क्वायर 1, फिर यहाँ पर भी देखिए 0 1 और ओमेगा। तो अब जो है आपके एक कॉलम पूरा ये C1 जो है सभी के सभी एलिमेंट आपके क्या आ गए, 0 आ गए। तो सभी के सभी एलिमेंट 0 आ गए, तो आप C1 के अलॉन्ग प्रसार करिए, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो C1 के अलॉन्ग प्रसार करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, प्लस 0 आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, प्लस 0 आएगा और यहाँ पे कुछ आएगा। चूंकि कोफिशिएंट सबका 0 है, मल्टीप्लिकेशन 0 से है, तो ये ओवरऑल में आपका क्या मिल जाएगा, 0। यही है हमारा RHS। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेन पॉइंट देखने वाला ये है कि आप जो है यहाँ पे जो इसका यूज किए हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि हमारा 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है, उसी को हमने यहाँ पे यूज करके और ये क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो लिख लीजिए आप लोग और इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है इस टाइप्स के क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, दिए गए शीर्ष बिंदुओं ABC वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2022 में पूछा गया है और अन्य 24 में भी इस टाइप्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है ताकि आप जो है इसको कैसे करेंगे। कई बच्चे हमने देखा है कि ये जो बिंदु दिए हुए हैं त्रिभुज के, उसको
अन्य विधि के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हमें वैसे नहीं निकालना है, यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन हमें यह निश्चित करना है कि हमें इस क्वेश्चन को सारणिक विधि के द्वारा हम लोग क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सारणिक विधि यानी सारणिक के द्वारा हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब कैसे आप लोग समझेंगे कि सारणिक के द्वारा आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए कि ये हमारा कोई जो है त्रिभुज है, कोई त्रिभुज हम ले लेते हैं इस तरीके के टाइप्स के, ठीक है। अब देखिए इसके शीर्ष में मान लीजिए कि हमने ले लिया x1 y1 और इसका जो है दूसरा शीर्ष x2 y2 और तीसरा शीर्ष C ले लिया जिसका x3 और y3 है, ठीक। 3 शीर्ष मिल गए इस त्रिभुज के। अब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज ABC का जो है हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सारणिक के द्वारा जो होता है 1/2 डिटर्मिनेंट x1 लेंगे और यहाँ y1 और यहाँ 1 ले लेते हैं। दूसरा शीर्ष x2 y2 और यहाँ 1 लेंगे। तीसरा शीर्ष x3 y3 और आपका ये बन जाएगा 1। अब ये एक डिटर्मिनेंट हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट को आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपका जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। और क्षेत्रफल सदैव आपका धनात्मक होता है, धनात्मक प्लस में ये जो आएगी वैल्यू आएगी। अगर मान लीजिए कि इसकी वैल्यू माइनस में भी आ जाती है, तो इसकी माइनस में भी आ जाती है, तो उस माइनस को हम लोग क्या बना लेते हैं, प्लस। यानी ये टोटल जो है मॉडुलस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि एरिया जो है क्षेत्रफल हमें सदैव क्या मिलता है, धनात्मक मिलता है, ऋणात्मक नहीं मिल सकता है। इसलिए अगर ऐसा केस आए कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू मान लीजिए इसका ऋणात्मक आ गया, तो ऋणात्मक आ गया तो हम उसको क्या बना लेंगे, धनात्मक मॉडुलस लेके उसको हम लोग धनात्मक बना लेंगे और ऑलवेज ये धनात्मक में आता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ये जो सूत्र है इस पे 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि एरिया फाइंड आउट करिए, जो कि आपको दिख रहा है 2022 में आया हुआ है और 24 में भी लगभग आया होगा किसी न किसी सेट में। या फिर पूछ देगा, शीर्ष पूछ देगा। दूसरा इसी क्वेश्चन में मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही आपका शीर्ष के कोऑर्डिनेट पूछ देंगे। यानी मान लीजिए यह दिया होगा x और ये 4, तो इसकी वैल्यू पूछ देगा। या k के रूप में दिया होगा, इस रूप में मान लीजिए 0 और k है, तो इस k की वैल्यू पूछ दिया होगा, ठीक है। तो इस रूप में आप जो है शीर्ष निकालने के पूछ देगा। या फिर संरेख का भी जो कंडीशन है, संरेख का भी कंडीशन है तीसरा, वो भी आपको इसी सूत्र से ही प्राप्त होगा। तो संरेख का मतलब क्या हो गया कि उस बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर वह 0 आ जाए तो आपका जो है ABC का जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो वो कहलाता है संरेख। या फिर 0 किसी क्षेत्रफल आया है तो संरेख, और संरेख है तो उसका हम दिखा देंगे कि क्षेत्रफल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यही 3 प्रकार के क्वेश्चन इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से उठेगा। और निश्चित रूप से किसी एक पर हर लगभग 1 साल या 2 साल के अंदर अंतराल पे ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है 1/2, ये वाला जो सूत्र है, इस पर आधारित समझ गए कि आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कि डायरेक्ट एरिया रहेगा। दूसरा जो है आपका शीर्ष के रूप में रहेगा, किसी शीर्ष का निर्देशांक जो है एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया रहेगा, उसकी वैल्यू यानी k की वैल्यू या c की वैल्यू उस रूप में। तो जब इसमें दिया होगा शीर्ष, तो उसमें शीर्ष निकालने में एरिया दिया होगा। तो एरिया जो जब दिया होगा तो उसको हम लोग प्लस माइनस के रूप में उस एरिया को लेंगे और उस एरिया के सूत्र पे रख के हम शीर्ष ज्ञात करेंगे। प्लस माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के लिए हमारा एरिया सेम ही आता है। तो इसलिए इसमें आप जो है एरिया रख देंगे प्लस माइनस, और फिर उसके बाद शीर्ष की वैल्यू निकल जाएगी ऑटोमेटिकली।
आप उसको जब सॉल्व करेंगे। तीसरा आ रहा है संरेख के रूप में। संरेख का मतलब वह तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर क्या हो जाएंगी, स्थित हो जाएंगी। और जब एक ही रेखा पर स्थित होंगी तो इनके द्वारा त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप संरेख दिखाना है तो क्षेत्रफल 0 दिखा दीजिए, या 0 आपका क्षेत्रफल है तो वो ऑटोमेटिकली संरेख हो जाएंगे। तो आप जो है कई बच्चे हैं कि संरेख को आप उस रेखा के जो आपने 11th में पढ़ा है उसके फार्मूला से दिखा देते हैं, तो वो वाला जो है गलत है। संरेख का प्रयोग करेगा लेकिन आपसे ये नहीं कहेगा कि डिटर्मिनेंट के द्वारा ज्ञात कीजिए। ये कंसीडर है कि आपको डिटर्मिनेंट के द्वारा ही संरेख या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा कि आप उसके द्वारा निकाल ले। आप हमेशा, आप 12th में हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो सारणी के द्वारा, आपका संरेख पूछेगा तो भी सारणी के प्रॉपर्टी पे आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होगा। आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए देखिए, तो हमारा जो यहाँ पर जो त्रिभुज दिया है वह उसका निर्देशांक इस रूप में दिया है। मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, 2,7 और b के रूप में जो दिया है हमारा 1,1 और c के रूप में जो दिया है हमारा 10,8। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इस पे हम लोग 1/2 डिटर्मिनेंट 2 7 और ये 1 रहेगा, 1 1 1 1 1 1 और ये 10 8 और ये आपका क्या मिल जाएगा 1। इसको हम लोग प्रसार कर देंगे, एक्सपेंशन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/2 ये पूरा। अब देखिए 2 को लेंगे, R1 के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है इसका प्रसार कर रहे हैं R1 के रिस्पेक्ट में, तो 2 को लीजिए 2। अब जब 2 को लिया तो इसके पंक्ति एवं स्तंभ को 1 करिए तो 1 1 8 और 1 मिलेगा। तो इस तरीके से 1 1 8 और 1 मिल जाएगा। फिर अब 7 को जब लेंगे तो चूंकि विषम स्थान पर है तो इसके आगे क्या लग जाएगा, -7 लग जाएगा। और इसके लिए जब लेंगे तो इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को बंद करेंगे तो 1 1 10 और 1 मिलेगा। 1 1 10 और 1 मिल रहा है, ठीक है। अब 1 को लीजिए, तो जब 1 को लेंगे तो इसके पंक्ति को एलिमेंट को हटा दीजिए और इसके स्तंभ को एलिमेंट को हटा दीजिए तो 1 1 10 8 मिल रहा है। तो आपका मिल जाएगा +1 1 1 10 और ये आपका 8 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 2 और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -8 -7 ब्रैकेट में 1 -10 और +1 ब्रैकेट में 8 -10 मिलेगा। यहाँ से 1/2 ब्रैकेट में 2 × -7 यहाँ मिलेगा, -7 और इंटू -9 प्लस 1 × -2। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1/2 -14 और ये आपका माइनस माइनस प्लस 63 और -2, इन दोनों को जो है आप जोड़ दीजिए और इसमें से इसको घटा दीजिए तो 63 माइनस आपका मिल जाएगा 16, माइनस करके आप जो है इसका आंसर जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो इसको कर लीजिएगा और आपका जो है आंसर यूनिट स्क्वायर यूनिट में आएगा। इसका स्क्वायर यूनिट जो भी यूनिट होगा उसके वर्ग इकाई के रूप में आएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी पे आधारित यदि बिंदु जो है हमारा ABC संरेख है तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब कह दिया है कि 3 बिंदु है ABC, इसके निर्देशांक दे दिए हैं और ये संरेख है। संरेख है इसका मतलब निश्चित रूप से इनका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इनके द्वारा बनेगा ही नहीं, यानी इसके द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा नहीं, तो मतलब शून्य ले लेंगे क्षेत्रफल के सूत्र में और तब हमें m का मान ज्ञात करना है। तो हमारा यहाँ A है संरेख वाला जो है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे
देखिए a इक्वल टू दिया है हमारा जो m और -1 पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी, जो शीर्ष दिए हुए हैं बिंदु वो इस रूप में दिए हुए हैं बिंदुओं का निर्देशांक इस रूप में दिया हुआ है। b जो है हमारा 2,1 और c जो है हमारा 4,5 है। तो यहाँ से आप x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x1 की वैल्यू m और y1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू जो ले लेंगे आप 2 ले लेंगे और y2 की वैल्यू ले लेंगे 1 और x3 की वैल्यू 4 लेंगे और y3 की वैल्यू क्या ले लेंगे 5। चूंकि a b और c जो है क्या है हमारा संरेख है, क्या है संरेख। तो संरेख है इसका मतलब एक ही रेखा में स्थित है, तो इसके द्वारा बना जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वह जो होगा क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। इसका मतलब जो सूत्र है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 वो क्या मिल जाएगा 0 और ये 2 है तो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। अब वैल्यू रख दीजिए सबका, तो हमारा इंप्लाइज दैट x1 की वैल्यू आपका मिल जाएगा m, y1 का -1 और यहाँ 1, x2 का 2 1 1 4 5 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को किसके लॉन्ग प्रसार किया जाए, r1 के सापेक्ष कर लिया जाए। चलिए r1 के सापेक्ष प्रसार किया जाए, प्रसार करने पर हम लोग r1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहे हैं, तब जो है देखिए क्या मिल रहा है इंप्लाइज दैट r1 में एलिमेंट सबसे पहले m लेंगे तो m ले लिए, तो यहाँ आपका मिल जाएगा डिटर्मिनेंट में उप सारणिक में 1 1 5 1। अब यहाँ -1 वाला एलिमेंट लेंगे, चूंकि विषम स्थान पे है तो माइनस लगा देंगे, तो इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को बंद करिए तो 2 1 4 1 मिल जाएगा और प्लस अगला एलिमेंट 1 लेंगे तो 1 ले लीजिए, तो इसके पंक्ति को और इसके स्तंभ को बंद कर दीजिए तो आपका मिल जाएगा 2 1 4 5 और इसी के बराबर क्या रख देंगे 0। इंप्लाइज दैट m ब्रैकेट में 1 -5 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 2 -4 और +1 और 5 दूनी 10 -4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू इसमें -5 में से 1 प्लस करेंगे तो इसको सीधे हम लोग -4m लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और -2 और ये आपका +6 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -4m और +4 बराबर 0, ये वाला उस साइड लेके चल जाएगा तो प्लस में मिल जाएगा, तो 4m बराबर मिल जाएगा आपका 4, तो m बराबर जो मिल जाएगा आपका आंसर कितना मिल जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी, जिसका m बराबर 1 वैल्यू आ रही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख लीजिए और कोशिश करिए कि इस टाइप्स के अंक बदल जाएंगे तो आप इसको कर लें, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आपने। फिर देखिए, यदि शीर्ष हमें दिया हुआ है, 3 शीर्ष दिए हैं, वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान, ये 20 में 22 में पूछा हुआ है। यदि ए बी सी के शीर्ष इतने हुए हैं k4 और उसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो शुद्ध कीजिए कि k का मान 12 और -2 आएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस इसमें जो है k का मान पूछ दिया है और यहाँ पे k का मान जो है 2 मिल रहा है, इस तरीके से 12 और -2 होगा, ये हमें पूछ दिया है। देखिए ये 2020 में पूछा है, 2022 में और 2022 में दूसरे सेट में पूछा होगा घुमा के। तो अभी तक हमने देखा कि जरूर निश्चित रूप से हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वाला सूत्र है जो मैं बता रहा था आपको, उस टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं k की वैल्यू के लिए।
दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस पूछने का तरीका जो है अलग है। इसमें सिद्ध करना है और उसमें के का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि हमारे पास त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये हमारा त्रिभुज है इस तरीके से, जिसके निर्देशांक जो है हमारे 2 -6 और जो बी है उसका निर्देशांक 5 4 और जो सी है हमारा k, 4 है, इस रूप में है। और इसके द्वारा जो क्षेत्रफल है दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो हमें दिया है कितना, प्लस माइनस ले लेंगे, अभी 35 वर्ग स्क्वायर लेंगे, वर्ग इकाई, जो भी इकाई होगा उसमें स्क्वायर के रूप में ये आपका जो है बनता है। चलिए, तो इसका आंसर इस रूप में लिखेंगे। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 होता है। इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस आप 35 ले लेंगे, इसी पे आप जो है रख के सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो 35 दूनी 70 होगा और यहाँ x1 की वैल्यू रखेंगे तो 2 - 6 1, x2 की वैल्यू आपका 5 और y2 की वैल्यू 4 तो 5 4 1, x3 की वैल्यू k 4 1 इक्वल टू 35 दूनी प्लस माइनस 70। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े हम लोग। अब इसका प्रसार किया जाए किसके अलोंग, R1 के अलोंग प्रसार कर लिया जाए, R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करने पर इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं हम लोग R1 के सापेक्ष। तो जब R1 के सापेक्ष करेंगे तो R1 के एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो R1 के एलिमेंट क्या है, 2 है, -6 है और 1 है। तो सबसे पहले 2 को लेंगे, तो हमने ले लिया 2 को, इसके साथ गुणा के रूप में इसका उपसारणिक आएगा, मतलब 2 को बंद, जो पंक्ति है उसको बंद कर दीजिए और उसके स्तंभ को बंद कर दीजिए। तो जब इन दोनों को बंद करेंगे आप तो आपको दिखेगा 4 1 4 1। तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के रूप में लिख देंगे 2 × 2 का 4 1 4 1। ठीक है। अब देखिए, अगला जो है -6 है। चूंकि हम बताया है कि ये विषम स्थान पर है तो इसके आगे पहले से माइनस रहेगा और इसमें -6 है। तो अब इसके पंक्ति को बंद करिए और इसके स्तंभ को बंद करिए। जब इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को बंद करेंगे आप तो दिखेगा 5 1 5 1 k 1 मिलेगा। अब अगला एलिमेंट है आपका 1, तो 1 को लीजिए +1। इसके लिए आप इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को बंद करेंगे तो मिलेगा आपका 5 4 k4 मिलेगा। और इसी के बराबर प्लस माइनस हमें क्या ले लेना है, 70 ले लेना है। ठीक है। तो यहां से देखिए, तो ये 2 × 2 ब्रैकेट में 4 - 4 जो कि 0 मिल जाएगा, माइनस माइनस +6 5 - k +1 पंचों के 20 इसमें से गुणा और -4k इक्वल टू +-70। यहाँ से देखिए ये तो 0 मिल जाएगा, 0 प्लस ये 6 5 30 और इसके इसमें गुणा करेंगे तो -6k और +20 - 4k इक्वल टू +-70 मिलेगा। यहाँ से देखिए ये और ये इसको जोड़िए, -10k मिल जाएगा और 20 और 30 को जोड़ेंगे तो +50 मिल जाएगा इक्वल टू +-70। अब यहाँ से आपका मिलेगा 2 मिल सकता है, एक प्लस ले लेंगे यहाँ पे और एक माइनस ले लेंगे। तो एक के लिए जो है अब हम एक के लिए निकालेंगे -10k और +50 इक्वल टू +70 ले लीजिए उसके लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं -10k इक्वल टू 70 - 50 करेंगे तो जो कि 20 मिल जाएगा। तो k इक्वल टू 20 अपान में -10 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो k जो है आपका क्या मिल जा रहा है, -2 मिल जा रहा है। तो इस रूप में k -2 मिल जा रहा है। और एक कंडीशन ये बन रही है कि जब हमारा ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं तो -10k और +50 इक्वल टू -70 हो जाए, तो उस स्थिति में -70 की स्थिति में आपका इम्प्लाइज दैट -10k इक्वल टू -70 और -50 जो कि एक -120 मिलेगा। तो -10k इक्वल टू -120 मिलेगा। यहाँ से k का मान जो है
एक माइनस 120 बटा में माइनस 10, ये माइनस माइनस आपका प्लस बना देगा, तो आपका मिल जाएगा 12। तो k के दो मान में मिले, एक k इक्वल टू 12 और k इक्वल टू क्या मिला, -2। जो हमें सिद्ध करना था वो भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आंसर में लिख देंगे, अतः k का जो मान है हमारा k इक्वल टू 12 और -2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। आप इसको अच्छे तरह से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए, लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि शीर्ष K04002 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 इकाई है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ प्रश्न है, उसी टाइप्स का क्वेश्चन है। हमने बताया आपको कि इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है आएंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। यहाँ पे ले लीजिए 1/2 और इसका फार्मूला ले लीजिए और इक्वल टू आप क्या ले लीजिए, +-4 ले लीजिए और इसमें आप सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 0 और 8 आएगा। तो मुझे इसको करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन इसके पहले उसी टाइप से किया है। बस आपको अंक बदले हुए हैं, आप रख देंगे और वो इससे ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमें जो है इसका प्रसार किसी 0-0 दिया है, तो जिसमें ज़्यादा 0 है उसके ऐलान कर देंगे तो आसानी से आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को स्वयं करें और इसका आंसर जो है k बराबर 0.8 आ जाएगा, और आ जाना चाहिए, कर लेंगे आप लोग। और नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ गलती मिस्टेक किया होगा, और उससे भी नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो लेक्चर है यही समाप्त होता है। तो हमने आज कवर किया 2 सारणी के टॉपिक को। सबसे पहले कवर किया सारणी के बारे में और सारणी की प्रॉपर्टी के बारे में और उससे संबंधित प्रश्न को बारे में, और दूसरा टॉपिक कवर किया त्रिभुज के क्षेत्रफल, और उससे त्रिभुज से क्षेत्रफल के सूत्र से 3 प्रकार के जो हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हमने आज कवर किया। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत बढ़िया तरीके से देख लीजिए। आगे के जो इसके पार्ट होंगे वो डिटर्मिनेंट के नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेंगे, और आप इस लेक्चर्स के सारे क्वेश्चन को लगभग 5-5 बार एकदम लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। इस टाइप्स के एकदम ऐसा लिख लीजिए कि आपको याद हो जाए कि कैसे कैसे प्रोसेस है, और उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से आप अब से भी पढ़ना शुरू करेंगे तो बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। धन्यवाद।